जिस आदमी से वह प्यार करती थी, उससे शादी करने के लिए अमीर लड़की ने सब कुछ त्याग दिया और अपने पति के साथ भाग गई। लेकिन आधे महीने से ज्यादा गाड़ी में यात्रा करने के बाद उसे पता चला कि उसे धोखा दिया गया है और उसे देहात में ले जाया गया है। ये सुनसान था और घास फूस से भरा हुआ था और उपजाऊ और समृद्ध जमीन जिसका वादा उसके पति ने उससे किया था, वह बिल्कुल भी मौजूद नहीं थी। ये सोचकर कि वह बेघर है और उस बच्चे के बारे में सोच रही थी जो उसके गर्भ में पलने वाला था, उसे लगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है और वह तुरंत घबरा गई। वह भविष्य के बारे में चिंता करने लगी और यहाँ तक कि उसे अपने मूल विकल्प पर पछतावा भी हुआ। जैसे ही वह यहाँ से जाने वाली थी, उसने पलटकर एक चौंकाने वाला दृश्य देखा। एक साफ हरी धारा दिखाई दी। धारा के किनारे के पेड़ हरे भरे थे और पहाड़ी पर सुनहरे पौधे हवा में झूम रहे थे। ये जगह स्वर्ग जैसी थी। इस समय मैरी को आखिरकार अपने पति की बात पर विश्वास हो गया और उसके दिल में लटका हुआ पत्थर जमीन पर गिर गया। दोनों ने तुरंत नदी के किनारे खाली जमीन का एक टुकड़ा चुना और यहाँ अपना भविष्य का घर बनाने की तैयारी की। अपने पति को उत्साहित होकर नाचते हुए देखकर मैरी के चेहरे पर भी एक खुशी की मुस्कान दिखी, लेकिन हमेशा खुशियों से पहले दुर्घटनाएं आती हैं। मैरी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस जीवन की उसने कल्पना की थी, वो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। अगली सुबह पति ने पाया कि उनका एक घोड़ा खो गया है, इसलिए वो उसे खोजने के लिए दौड़ी। जल्द ही उसे पहाड़ों में खोया हुआ घोड़ा मिल गया। डर के कारण घोड़ा पागलों की तरह पहाड़ के चारों ओर भागा और आदमी को उसका पीछा करना पड़ा। हालांकि पीछा करने के दौरान वह गलती से घोड़े से गिर गई और उसका सिर एक पत्थर से टकराया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। दूसरी तरफ मैरी अभी भी नदी के किनारे इंतजार कर रही थी, लेकिन उसने दोपहर तक अपने पति को नहीं देखा। यह एक आदमी था जो अचानक उसके पति के शव के साथ प्रकट हुआ। घोड़े पर अपने पति के शव को देखकर मैरी इतनी क्रूर वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर सकी। वो खुद को रोने से रोकने के लिए गाड़ी में छिप गई, लेकिन उसके आंसू बारिश की तरह गिरते रहे। रात में अकेलापन और डर हर तरफ से आ रहा था। वह कांप उठी और खुद को धीरे से सांत्वना दी। एक रात के बाद मैरी एक पल में ही थक गई। दोपहर के समय आसपास के ग्रामीण स्वतःस्फूर्त रूप से एकत्रित हुए और मैरी के पति के लिए एक साधारण अंतिम संस्कार करना चाहते थे। हालांकि मैरी अभी भी अपने पति की मृत्यु के दुख से उबर नहीं पाई थी, लेकिन वह जानती थी कि जीवन को चलते रहना है और उसे मजबूत होना है, इसलिए उसने हिम्मत जुटाई और अपने पति को अंतिम विदाई दी। अंतिम संस्कार के बाद ग्रामीण एक के बाद एक चले गए। चाची वांग ने उन्हें बताया कि शहर में वापस जाने वाला काफिला कम से कम अगले वसंत की शुरुआत से पहले नहीं आएगा। लेकिन मैरी इस समय अकेली और असहाय थी और उसके पेट में एक अजन्मा बच्चा था। वह नहीं जानती थी कि यहाँ कैसे जीवित रहना है। जैसे ही वह अपने पति की कब्र के सामने घुटने टेक रही थी, एक आदमी अचानक उसके सामने आ गया। माइक ने वादा किया कि जब तक मैरी उसके प्रस्ताव को स्वीकार करने और उसकी 9 वर्षीय बेटी को मात्र प्रेम का एक छोटा सा अनुभव देने के लिए तैयार है, वो मैरी को अगले वसंत की शुरुआत में विदा कर देगा। इस समय मैरी के पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उन्होंने पादरी की गवाही के तहत एक प्रेमहीन विवाह संपन्न किया। मैरी को अधिक आराम से रहने देने के लिए माइक ने एकमात्र कमरा खाली कर दिया और बगल के जीर्ण शीर्ण घर में चला गया। मैरी कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर दिया, फिर घर में सब कुछ ध्यान से देखा। सरल और साफ सुथरे कमरे को देखकर उसने आखिरकार राहत की सांस ली। ये दर्शाता है कि उस आदमी का कोई बुरा इरादा नहीं था। मैरी, जो पूरे दिन और रात सोती रही थी, आखिरकार अच्छी नींद आई। हालांकि अगली सुबह माइक की बेटी ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। मैरी के लिए दैनिक आवश्यकताएं खरीदने के लिए माइक अपनी बेटी को शहर ले गया और उसे अकेला छोड़ दिया। हालांकि मैरी इतनी भूखी थी कि उसने चूल्हे पर रखी रोटी उठाई और खा ली। अपना पेट भरने के बाद मैरी कमरे से बाहर चली गई और यार्ड में झूले पर बैठ गई। मैरी बेहतर महसूस करना चाहती थी, लेकिन वो अपने पति के लिए अपनी लालसा को दूर नहीं कर सकी। वो पूरे दिन रोती रही और जब वो महिला रात को लौटी, तब भी वो बिस्तर पर हौंफ रही थी। माइक ने दरवाजा बंद कर दिया और उसे और परेशान नहीं किया। वह जानता था कि मैरी को ये सब पचाने और अनुकूल होने के लिए समय चाहिए। अगले दिन मैरी घर के बाहर घोड़ों की आवाज से जाग गई। एक रात के बाद उसका मूड काफी बेहतर हो गया था, इसलिए उसने अपने कपड़े पैक किए और कमरे से बाहर चला गया। लेकिन मैसी ने फिर से उसका अभिवादन किया। मैसी की अशिष्टता की तुलना में माइक की चौकसी और विचारशीलता ने मैरी को गर्मजोशी का एहसास कराया। उसने न केवल मैरी को अपना सामान पैक करने में मदद की, बल्कि उसके लिए एक बुक शेल्फ बनाने की भी तैयारी की ताकि वह अपनी पसंदीदा किताबें रख सके। हालांकि माइक के उत्साह ने मैरी को थोड़ा घबराया। आखिरकार उनके पति पत्नी का रिश्ता केवल औपचारिक था, इसलिए उसने माइक से पूछा कि वह क्या कर सकता है। माइक उसे प्राचीन केबिन के दरवाजे पर ले गया। व्यस्त मैक्सी को देखते हुए उसने मैरी से कहा कि मैक्सी 9 साल का है और हर दिन सुबह से रात तक भारी खेत का काम करता है, जिससे खेलने और पढ़ाई के लिए समय नहीं मिलता, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। हालांकि मैरी सहमत थी। वह बचपन से ही बिगड़ी हुई थी और उसे खेत का काम बिल्कुल नहीं आता था। न केवल वह अंडे काटना नहीं जानती थी, बल्कि वह गायों का दूध निकालना भी नहीं जानती थी। ये देखकर कि मैरी इतना आसान काम भी नहीं कर सकती, मैक्सी ने उसे फिर से बधाई दी। जीवित रहने के लिए मैरी केवल इसे चुपचाप सहन कर सकती थी, लेकिन उसके प्रति मैक्सी का अपराध अधिक से अधिक गंभीर होता गया और दोनों के बीच संघर्ष अंततः शुरू हो गया।
शाम को अजीब माहौल को कम करने के लिए माइक ने पड़ोसियों द्वारा आयोजित पार्टी में साथ जाने का प्रस्ताव रखने की पहल की। मैरी पहले तो नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मैक्सी के उकसावे पर वह पहली बार सहमत हुई। हालांकि अगली सुबह जल्दी ही मैरी ने पाया कि मैक्सी गायब था। उसने जल्दी से इधर उधर देखा और आखिरकार उसे प्राचीन केबिन में पाया। इस समय मैक्सी ऊपर की मंजिल पर छिपी हुई थी और नीचे आने की हिम्मत नहीं कर रही थी क्योंकि जमीन पर एक बदमाश था। हालांकि इस चीज में कोई आक्रामक शक्ति नहीं है, लेकिन इसका पेशाब करने का हमला लोगों को कई दिनों तक बदबूदार बना सकता है। मैरी ने मैक्सी को धीरे धीरे नीचे जाने देने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन इस समय पिल्ला अचानक अपने मालिक की रक्षा करने के लिए प्रकट हुआ और बदमाश डर गया और सीधे पेशाब कर दिया। मैरी बाथटब में बैठी और अप्रिय गंध को सहन करती रही, जबकि मैक्सी ने अपने शरीर को धोने के लिए टमाटर का इस्तेमाल किया। हालांकि इस सब्जी के स्नान ने उसकी अधिकांश गंध को दूर कर दिया, लेकिन गंध का एक छोटा हिस्सा अभी भी बना हुआ था। मुझे लगा कि यह छोटा सा एपिसोड मैरी और मैक्सी के बीच के रिश्ते को आसान बना देगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि दोनों अब भी हर दिन झगड़ेंगे। मैरी हार मानने को तैयार नहीं थी, इसलिए उसने फ्राइड चिकन बनाने का तरीका खोजने के लिए विभिन्न सामग्रियों को देखा। पूरे दिन काम में व्यस्त रहने के बाद वह आखिरकार फ्राइड चिकन बनाने में सफल रही। जब वो और दोनों शहर से वापस आए तो घर में गंदगी थी। मैरी ने गर्व से उन्हें अपने द्वारा बनाया गया फ्राइड चिकन दिखाया। उस रात चिकन की गंदगी से लथपथ मैरी अच्छी तरह से नहाना चाहती थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि माइक, जो इसके बारे में नहीं जानता था, अचानक से बीच में आ जाएगा। हालांकि वसंत की यह झलक असीम रूप से सुंदर थी, लेकिन इसने मैरी को लगभग अपने पति को फिर से खो दिया। कुछ दिनों के साथ रहने के बाद मैरी और मैसी धीरे धीरे एक दूसरे से परिचित हो गयीं। मैसी ने पहली बार मैरी से अपनी माँ के बारे में बात की। मैसी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस शांति से मोमबत्ती बुझा दी। अगली सुबह मैरी ने पाया कि माइक हर कुछ दिनों में आराम करने के लिए अकेले बाहर जाता था। वो उसका पता लगाने के लिए उसका पीछा करना चाहती थी, लेकिन अचानक ठंडी हवा ने उसे वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। जब वो घर लौटी तो मैरी ने मैसी को अपनी माँ द्वारा बनाई गई स्कर्ट के सामने रोते हुए पाया। मैरी दुखी और व्यथित महसूस कर रही थी और गलती से उसका गला घुट गया। मैसी ने मैरी को देखा और वह गुस्से में कमरे से बाहर निकल गई, जोर से मैरी से सवाल किया कि उसने उसकी गोपनीयता में क्यों घुसपैठ की। ये दृश्य माइक ने दूर से सख्ती से देखा। दोपहर में मैरी ने अपना सामान पैक किया और जाने के लिए तैयार हो गई क्योंकि वह अपमानित महसूस कर रही थी, लेकिन माइक ने उसे हार न मानने के लिए प्रोत्साहित किया। अंत में मैरी ने रहने का फैसला किया और अपने तरीके से इस गरीब बच्चे की देखभाल करने का फैसला किया। एक रात के बाद मैरी ने आखिरकार मैसी के लिए एक नई पोशाक बनाई। मैसी खुशी से मुस्कुराई। यह उसकी माँ के निधन के बाद उसे मिला सबसे अच्छा उपहार था। ये प्यार से भरी पोशाक थी जिसने दोनों के बीच की शिकायतों को पूरी तरह से खत्म कर दिया। उन तीनों ने पड़ोसी की पार्टी में शामिल होने के लिए एक गाड़ी ली। मैसी की नई पोशाक ने उसके दोस्तों को चौंका दिया। पहली बार उसने दूसरों की ईर्ष्या महसूस की। घर के रास्ते में मैसी मैरी के कंधे पर झुक गई और थक कर सो गई। ऊबड़ खाबड़ गाड़ी ने मैरी को अवचेतन रूप से अपने पेट की रक्षा करने के लिए मजबूर कर दिया। मैरी ने आश्चर्य से माइक को देखा। उसने जल्दी से माइक को समझाया कि उसका इरादा इसे छिपाने का नहीं था, लेकिन माइक ने कहा कि उसे इसकी परवाह नहीं है। इसके बजाय वो खुश था कि मैरी उसके प्रेमी के मांस और खून से गर्भवती हो सकती है। माइक की सहनशीलता और विचारशीलता ने मैरी को छुआ। उसने अपने सामने वाले व्यक्ति के बारे में अपना दृष्टिकोण बदलना शुरू कर दिया। तब से उन तीनों का जीवन पटरी पर आने लगा। मैरी ने मैसी को हर दिन क्रॉस पढ़ना सिखाया और बदले में मैसी ने मैरी को घर का काम करना सिखाया। इस दिन माइक हमेशा की तरह टहलने के लिए बाहर गया। मैरी जिज्ञासा से चुपके से उसका पीछा करती रही। ये पता चला कि माइक हर दिन पहाड़ की चोटी पर अपने गायन के साथ अपनी पत्नी के बारे में अपने विचार व्यक्त करने के लिए आता था। मैरी माइक के गायन से प्रभावित हुई और मैसी की माँ से ईर्ष्या करने लगी, क्योंकि ऐसा मुग्ध व्यक्ति वास्तव में जीवन भर सौंपने के योग्य है। घर के रास्ते में मैरी को पहाड़ी पर खोया हुआ घोड़ा मिला। पिछली यादें उसके दिमाग में आती रहीं। वह घोड़े के पास जाने से खुद को रोक नहीं पाई। हालांकि पश्चिम में सर्दी एक झटके में आ गई। अभी बर्फबारी हो रही थी, लेकिन पलक झपकते ही यह पुरानी हो गई। घर पहुंचने के बाद मैसी ने उसे बताया कि मैरी सुबह टहलने के लिए निकली थी और अभी तक वापस नहीं आई है। माइक तुरंत उसे खोजने के लिए बाहर गया, लेकिन हवा और बर्फ इतनी तेज थी कि बाहरी दृश्यता लगभग शून्य थी। एक अज्ञात अवधि के बाद माइक ने आखिरकार मैरी को ढूंढ लिया। मैरी इतनी ठंडी थी कि वह सो गई। माइक उसे उठाकर जल्दी से घर ले गया। जितना अधिक समय वह बिताती उतना ही खतरनाक होता। भयंकर बर्फीले तूफान ने उसे पूरी तरह से खो दिया। अपने पिता को घर का रास्ता खोजने में मदद करने के लिए चतुर मैसी दरवाजे पर बर्तन के नीचे दस्तक देने के लिए आवाज करती रही। अंत में उसके मार्गदर्शन में उसके पिता सुरक्षित घर पहुंच गए, लेकिन मैरी अभी भी बेहोश थी। माइक ने पूरी रात उसके साथ रहने की उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं की, जब तक कि मैरी आखिरकार भोर में नहीं जाग गई। जागने के बाद मैरी गहरे आत्मदोष में डूब गई। माइक के मौन समर्पण ने मैरी को छू लिया। शायद सच्चा प्यार साथियों और मांगों के बारे में नहीं है, बल्कि साहचर्य और सुरक्षा के बारे में है। तब से उनकी भावनाएं गर्म होने लगी और मैरी और मैसी के बीच का रिश्ता और भी मधुर होता गया। समय पल भर में बीत गया और जल्द ही क्रिसमस का दिन आ गया।
इस समय मैरी घर के कामों में पहले से ही निपुण थी और पत्नी की भूमिका में पूरी तरह से ढल चुकी थी। माइक भी परिवार के लिए सरप्राइज लाता रहता था। उसने घर को सजाने के लिए एक यूनशान पेड़ काटा, अपनी बेटी के लिए एक सुंदर खिलौना घर बनाया और मैरी के लिए पहले से ही एक नया पालना तैयार कर दिया। उपहार प्राप्त करने का क्षण उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई इतना चौकस हो सकता है। रात के खाने के बाद पिता और बेटी को किताबों की दुनिया में डूबा हुआ देखकर मैरी को पहली बार रुकने की इच्छा हुई। जैसे जैसे घर के बाहर मुर्गी का खून पिघलता रहा, मैरी के पेट में पल रहा बच्चा दुनिया में आने वाला था। इस दिन पिता ने दाई की भूमिका निभाने की पहल की। घर में आवाजें सुनकर लड़की के चेहरे पर उदासी छा गई। बच्चे के रोने के साथ मैसी का दिल आखिरकार टूट गया। नवजात शिशु एक लड़का था। अपने हाथों में बच्चे को देखकर मैरी जीवन के जादू और महानता पर आहें भरने से खुद को रोक नहीं पाई। हालांकि वसंत के आगमन के साथ माइक और मैरी के रिश्ते की परीक्षा होने वाली है। एक दिन पड़ोसी आंटी वांग मिलने आई। उन्होंने मैरी से कहा कि शहर जाने वाला काफिला यहीं से गुजरेगा। बातचीत के दौरान उसने देखा कि मैरी अलग थी। उसने अनुमान लगाया कि मैरी ली को माइक से प्यार हो गया होगा, इसलिए उसने मैरी को सलाह दी कि वो कोई फैसला लेने से पहले सावधानी से सोच ले, क्योंकि वह भी एक विधवा थी और उसके पति ने दोबारा शादी कर ली थी, इसलिए वह मैरी की मौजूदा भावनाओं को जानती थी। उसने मैरी से कहा कि कभी कभी प्यार अचानक नहीं फूटता, बल्कि धीरे धीरे फैलता है। आंटी वांग की बातें सुनने के बाद मैरी को माइक के साथ बिताए हर पल की याद आ गई। मैरी समझ गई कि माइक उसके जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया है। वो माइक को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने अपने दिल में एक पत्र लिखा और उसे किताब में डाल दिया। माइक की यादों को पाने के लिए उत्सुक थी, लेकिन दुर्भाग्य से पत्र जमीन पर गिर गया। काफिले के आने से एक दिन पहले तक मैरी ने अभी भी माइक की यादों का इंतजार नहीं किया था, इसलिए उसने निराशा में छोड़ने का फैसला किया, जबकि माइक ने सोचा कि मैरी बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी। काश मुझे छोड़कर जाना न पड़ता और रुकना न पड़ता, मैं बस नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी किताबें रखो। जाने से पहले मैरी ने मैसी को वह हार दिया जो उसकी माँ ने उसके लिए छोड़ा था। उसे उम्मीद थी कि हार खुद के बजाय हमेशा मैसी के पास रह सकता है। मैरी के जाने तक माइक ने उसे रखने के लिए अभी भी बात नहीं की। वह बस लाल आंखों से मैरी को जाते हुए देखता रहा। घर लौटने के बाद माइक का दिल टूट गया। वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और भगवान से मन ही मन प्रार्थना की। उम्मीद है कि मैरी अपना मन बदल लेगी। शायद ये भगवान का चमत्कार था। इस समय उसे मैरी द्वारा छोड़ा गया पत्र मिला। पत्र पढ़ने के बाद उसने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। वह अपने घोड़े पर सवार हुआ। उन्हें नहीं पता था कि मैरी इस पल में कितना रुकना चाहती थी। इस पल में माइक आखिरकार काफिले के साथ आ गया। उसने मैरी को चिल्लाया और ईमानदारी से उससे कबूल किया, मुझे मत छोड़ो, मेरे साथ रहो, लेकिन मुझे सही कारण से रहना चाहिए। रुको, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इस पल में प्यार में पड़े दो लोग आखिरकार एक साथ आते हैं। अंत में मैं चाहता हूँ कि हर कोई दो तरफा प्यार पा सके। हमारी ईमानदारी को कम न होने दें। इसलिए उसने मैरी को सलाह दी कि वह कोई भी फैसला लेने से पहले अच्छी तरह सोच ले, क्योंकि वह भी विधवा थी और उसके पति ने दोबारा शादी कर ली थी, इसलिए वह मैरी की मौजूदा भावनाओं को जानती थी। उसने मैरी से कहा कि कभी कभी प्यार अचानक नहीं फूटता, बल्कि धीरे धीरे फैलता है। आंटी वांग की बातें सुनने के बाद मैरी को माइक के साथ बिताए हर पल की याद आ गई। मैरी समझ गई कि माइक उसकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। वह माइक को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने अपने दिल में एक खत लिखा और माइक की यादों को पाने के लिए उसे किताब में डाल दिया, लेकिन दुर्भाग्य से वह खत जमीन पर गिर गया। काफिले के आने से एक दिन पहले तक मैरी को माइक की यादों का इंतजार नहीं हुआ, इसलिए उसने निराशा में जाने का फैसला किया, जबकि माइक को लगा कि मैरी बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती। काश मुझे छोड़कर न जाना पड़ता और न रहना पड़ता, मैं बस नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी किताबें लो। वह बस लाल आंखों से मैरी को जाते हुए देखता रहा। घर लौटने के बाद माइक का दिल टूट गया। वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगा। उम्मीद करता रहा कि मैरी अपना मन बदल ले। शायद ये भगवान का चमत्कार था। इस समय उसे मैरी द्वारा छोड़ा गया पत्र मिला। पत्र पढ़ने के बाद उसने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। वह अपने घोड़े पर सवार हुआ और काफिले की दिशा में सरपट दौड़ पड़ा। उसी समय दूसरी गाड़ी में साथी सवार अभी भी मैरी से शिकायत कर रहे थे कि कोई भी यहाँ रुकने को तैयार नहीं होगा। उन्हें नहीं पता था कि मैरी इस समय कितनी रुकना चाहती थी। इस समय माइक आखिरकार काफिले के साथ आ गया। उसने मैरी को चिल्लाया और ईमानदारी से उससे कबूल किया, मुझे मत छोड़ो, मेरे साथ रहो, लेकिन मुझे सही कारण से रहना चाहिए। रुको, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इस समय प्यार करने वाले दो लोग आखिरकार एक साथ आते हैं। अंत में मैं चाहता हूँ कि हर कोई दो तरफा प्यार पा सके। हमारी ईमानदारी को कम न होने दें। इसलिए उसने मैरी को सलाह दी कि वह कोई भी फैसला लेने से पहले अच्छी तरह सोच ले, क्योंकि वह भी विधवा थी और उसके पति ने दोबारा शादी कर ली थी, इसलिए वह मैरी की मौजूदा भावनाओं को जानती थी। उसने मैरी से कहा कि कभी कभी प्यार अचानक नहीं फूटता, बल्कि धीरे धीरे फैलता है। आंटी वांग की बातें सुनने के बाद मैरी को माइक के साथ बिताए हर पल की याद आ गई। मैरी समझ गई कि माइक उसकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। वह माइक को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने अपने दिल में एक खत लिखा और माइक की यादों को पाने के लिए उसे किताब में डाल दिया, लेकिन दुर्भाग्य से वह खत जमीन पर गिर गया।
काफिले के आने से एक दिन पहले तक मैरी को माइक की यादों का इंतजार नहीं हुआ, इसलिए उसने निराशा में जाने का फैसला किया, जबकि माइक को लगा कि मैरी बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती। काश मुझे छोड़कर न जाना पड़ता और न रहना पड़ता। मैं बस नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी किताबें लो। वह बस लाल आंखों से मैरी को जाते हुए देखता रहा। घर लौटने के बाद माइक का दिल टूट गया। वो जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगा, उम्मीद करता रहा कि मैरी अपना मन बदल ले। शायद ये भगवान का चमत्कार था। इस समय उसे मैरी द्वारा छोड़ा गया पत्र मिला। पत्र पढ़ने के बाद उसने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। वो अपने घोड़े पर सवार हुआ और काफिले की दिशा में सरपट दौड़ पड़ा। उसी समय दूसरी गाड़ी में साथी सवार अभी भी मैरी से शिकायत कर रहे थे कि कोई भी यहाँ रुकने को तैयार नहीं होगा। उन्हें नहीं पता था कि मैरी इस समय कितनी रुकना चाहती थी। इस समय माइक आखिरकार काफिले के साथ आ गया। उसने मैरी को चिल्लाया और ईमानदारी से उससे कबूल किया, मुझे मत छोड़ो, मेरे साथ रहो, लेकिन मुझे सही कारण से रहना चाहिए। रुको, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इस समय प्यार करने वाले दो लोग आखिरकार एक साथ आते हैं। अंत में मैं चाहता हूँ कि हर कोई दो तरफा प्यार पा सके। हमारी ईमानदारी को कम न होने दें। उसे उम्मीद थी कि हार हमेशा के लिए मैसी के पास रहेगा, न कि उसके पास। जब तक मैरी नहीं चली गई, माइक ने उसे रखने के लिए कुछ नहीं कहा। वो बस लाल आंखों से मैरी को जाते हुए देखता रहा। घर लौटने के बाद माइक का दिल टूट गया। वो जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगा, उम्मीद करता रहा कि मैरी अपना मन बदल ले। शायद ये भगवान का चमत्कार था। इस समय उसे मैरी द्वारा छोड़ा गया पत्र मिला। पत्र पढ़ने के बाद उसने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। वो अपने घोड़े पर सवार हुआ और काफिले की दिशा में सरपट दौड़ा। उसी समय दूसरी गाड़ी में साथी सवार अभी भी मैरी से शिकायत कर रहे थे कि कोई भी यहाँ रुकने को तैयार नहीं होगा। उन्हें नहीं पता था कि मैरी इस समय कितना रुकना चाहती थी। इस समय माइक आखिरकार काफिले के साथ मिल गया। उसने मैरी को चिल्लाकर कहा और ईमानदारी से उससे कहा, मुझे मत छोड़ो, मेरे साथ रहो, लेकिन मुझे सही कारण से रहना चाहिए। रहो, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इस समय प्यार में पड़े दो लोग आखिरकार एक साथ आते हैं। अंत में मैं चाहता हूँ कि हर कोई दो तरफा प्यार पा सके। हमारी ईमानदारी को कम न होने दें। उसे उम्मीद थी कि हार हमेशा के लिए मैसी के पास रहेगा, न कि उसके पास। जब तक मैरी नहीं चली गई, माइक ने उसे रखने के लिए कुछ नहीं कहा। वो बस लाल आंखों से मैरी को जाते हुए देखता रहा। घर लौटने के बाद माइक का दिल टूट गया। वो जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगा, उम्मीद करता रहा कि मैरी अपना मन बदल ले। शायद ये भगवान का चमत्कार था। इस समय उसे मैरी द्वारा छोड़ा गया पत्र मिला। पत्र पढ़ने के बाद उसने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। वो अपने घोड़े पर सवार हुआ और काफिले की दिशा में सरपट दौड़ा। उसी समय दूसरी गाड़ी में साथी सवार अभी भी मैरी से शिकायत कर रहे थे कि कोई भी यहाँ रुकने को तैयार नहीं होगा। उन्हें नहीं पता था कि मैरी इस समय कितना रुकना चाहती थी। इस समय माइक आखिरकार काफिले के साथ मिल गया। उसने मैरी को चिल्लाकर कहा और ईमानदारी से उससे कहा, मुझे मत छोड़ो, मेरे साथ रहो, लेकिन मुझे सही कारण से रहना चाहिए। रहो, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इस समय प्यार में पड़े दो लोग आखिरकार एक साथ आते हैं। अंत में मैं चाहता हूँ कि हर कोई दो तरफा प्यार पा सके। हमारी ईमानदारी को कम न होने दें।